सो हेलो एवरीवन, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो हम लोग ने चैप्टर डिस्कस किया था, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है फॉर कैरिंग आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस है। और उसके बाद हम लोग ने लाइफ प्रोसेस के बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखा था, विच इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में हम लोग ने डिस्कस किया था दो टाइप के सेल डिवीजन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज माइटोसिस सेल डिवीजन, और सेकंड वन जो होता है वो होता है मियोसिस सेल डिवीजन। राइट, माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भाई माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो बेसिकली सोमैटिक और स्टेम सेल में होता है, जो हमारे ग्रोथ के लिए काम होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन जो बेसिकली होता है वो सेल डिवीजन जर्म सेल के अंदर होता है, गोनैड्स के अंदर होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स को फॉर्म करते हैं। तो ये सारे चीजें हम लोग ने लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में देखा था। अब लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में हम लोग इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें देखने वाले, बिकॉज ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसकी वजह से जो हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है अर्थ के ऊपर, उसका कंटिन्यूएशन होता है, नए वेरिएशंस आते हैं, और जो हमारे स्पीशीज है उसका एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बिकॉज इसके बिना लाइफ का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। बट ये लाइफ के एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखने के लिए ये लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले अबाउट रिप्रोडक्शन, कि किस तरीके से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है एक पेरेंट से नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाले उसके अंदर ट्रांसफर होता है, और ये कैसे एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन जो होता है वो जन्म लेता है। ये सारे चीज हम लोग इस टोटल सेशन में देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 नहीं देखा तो फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 सर्च करके वो देख लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। फिर आज हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब लोगों को रेडी हो जाना है क्योंकि हम लोग एकदम धमाकेदार लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को नोटबुक, पेंसिल, पेन सब ले लेना है, और मेरे साथ जो जो मैं सिखा रहा हूं अपने हिसाब से उसको नोट्स भी बनाते रहो, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो ये जो हमारा चैप्टर है बेसिकली आप देख सकते हैं, ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसके अंदर आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन देखने वाले, बिकॉज रिप्रोडक्शन के ही ऊपर हम लोग इस चैप्टर में फोकस करने वाले हैं। तो हम लोग इससे पहले कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे विजुअल्स आपको बताया, ये विजुअल्स आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये विजुअल्स आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा इमेज है, एक ऐसा प्रोसेस दिख रहा है जहां पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म प्लांटी किंगडम से बिलोंग करता है, एक प्लांट का छोटा सा न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। राइट, वहीं पे अगर आप सेकेंड इमेज को देखोगे तो देखिए न्यू बॉर्न बेबी यहाँ पे हम लोगों को देखने मिल रहा है, जो कि यही बता रहा है कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक एग्जिस्टिंग पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन जो होता है वो इवॉल्व होता है, वो बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हेन के बारे में दिखाया है, हमें पता है कि हेन जो है दे ले एग्स, और ये एग से हम लोगों को नए हेन मिलते हैं, यानी कि ये भी वही चीज बता रहा है कि भाई एक एग्जिस्टिंग पेरेंट से कैसे न्यूबॉर्न बेबी जो है वो जन्म लेते हैं। राइट, तो ये यही बता रहे कि कैसे हम लोगों का जो स्पीसीज है वो कंटिन्यूएशन में आता है, कैसे जो हम लोगों का लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा के लिए क्या रहता है, कंटिन्यूएशन चलता रहता है, और वो एक्सटिंक्ट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की वजह से ही अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन बीइंग की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, तो इनके अंदर जो वेरिएशंस देखने मिलते हैं आप लोगों को, ये रिप्रोडक्शन की वजह से ही देखने मिलते हैं। और रिप्रोडक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर जब बात करोगे हमारे सराउंडिंग की, तो हमारा सराउंडिंग, हमारा एनवायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंजिंग एनवायरमेंट में एडप्ट होने के लिए, ऐसे चेंजिंग एनवायरमेंट में अपने आप को टिकाने के लिए, एडेप्ट होने के लिए हम लोगों के अंदर चेंजेस आना बहुत जरूरी है। और ये चेंजेस आता है ड्यू टू रिप्रोडक्शन, बिकॉज रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल आते हैं उनके अंदर वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, और वो वेरिएशंस एक इंडिविजुअल को चेंजिंग यानी कि बदलते हुए एनवायरमेंट में टिके रहने के लिए, एडेप्ट होने के लिए एकदम सक्षम बनाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे जो चीजें आपको देखने यहाँ पे इमेज में मिल रहा है, ये डायरेक्टली यही बताता है कि लाइफ प्रोसेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो स्पीसीज है उसका कंटिन्यूएशन बना रहता है इस दुनिया में। राइट, ठीक है, तो अभी कुछ ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर उसको समझने के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहला हम लोगों को क्वेश्चन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई बात समझो पहले कि यहाँ पे जो भी स्पीसीज है, जैसे स्पीसीज की बात करूं तो प्लांट की स्पीसीज है, एनिमल्स की स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है।
तो ये स्पीसीज किस तरीके से कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, बिकॉज हमें पता है कि हर एक लाइफ जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, सबके पास बर्थ का एक साइकिल और एक डेथ का साइकिल है। तो अगर सारे लोग का डेथ हो जाता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू कैसे करते आगे, राइट। तो ये चीज को ही फोकस करने के लिए हम लोगों को ये चैप्टर दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया है, विच आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी हम लोग ने लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 चैप्टर में सीखा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं जिसकी वजह से लाइफ कंटिन्यू होते रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और वो कौन कौन से प्रोसेस है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वो प्रोसेस कौन सा, न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। न्यूट्रिशन का प्रोसेस मतलब जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, राइट। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। रेस्पिरेशन से हम लोगों का एनर्जी प्रोडक्शन होता है, राइट। रेस्पिरेशन के बाद आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, या तो सर्कुलेशन बोल सकते हैं, इसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। और उसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट इसके भी अलावा जो रिप्रोडक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलते रहते हैं। अभी दूसरा चीज बोल रहा है कि एक बात समझो, पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले और एक चीज आपको समझना है। क्या समझना है? ये बोल रहा है विच लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। हमारे बॉडी को अगर एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो कौन से लाइफ प्रोसेस को हम लोगों को यूज करना पड़ता है। तो हम लोग कौन सा लाइफ प्रोसेस की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट है। हम लोग सीखे थे पिछले वाले चैप्टर में क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से जो हमारा ग्लूकोज रहता है वो एनर्जी फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो ये रेस्पिरेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? रेस्पिरेशन की वजह से। विच आर द मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो हम लोग ने देखा बेसिकली जो दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है माइटोसिस, राइट, एक होता है माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन बेसिकली हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन जो मियोसिस में होता है वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल जनरेट करने के लिए होता है, जहां पे हमारे बॉडी का जो इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए वो यहाँ पे रेप्लिकेट होता है, कॉपी होता है, सो दैट वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सके, राइट। तो जो माइटोसिस है वो बेसिकली हम लोग ने सीखा था सोमैटिक या तो स्टेम सेल में होगा, जो कि बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जनरेट नहीं करता। ये ऐसे सेल्स जनरेट करता है जो सेल्स हमारे बॉडी का ग्रोथ करे, जो सेल्स हमारे बॉडी में अगर कुछ हो गया है, चोट लग गई है, उसको रिपेयर करे। तो ये सारे चीज का काम करता है। वहीं पे हमारे पास जो दूसरा था वो क्या है? मियोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में बेसिकली ये मियोसिस का प्रोसेस जर्म सेल के अंदर होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल जनरेट करने के लिए ये प्रोसेस होता है। तो ये डिफरेंस है। ये C4 सिर्फ जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये जो आप लोगों को माइटोसिस दिख रहा है ये ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ होगा, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है देखो, हमें बोल रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन। क्रोमोसोम का रोल क्या होता है? क्रोमोसोम क्या करता है? बेसिकली अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप का एक डुप्लीकेट बनाता है। वो डुप्लीकेट जो होता है बेसिकली हम बोल सकते हैं उसको डीएनए के फॉर्म में हमारे बॉडी का इंफॉर्मेशन रखता है, जो कि आगे आने वाले जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो पाए, इसलिए ये प्रोसेस हम लोगों को देखने मिलता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम? तो बेसिकली हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम का जो रोल होता है, क्रोमोसोम हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है एंड पासिंग दी, देखो पासिंग दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका हेयर का कलर क्या है, उनका आइस का कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, ये जो सारे कैरेक्टर्स है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। पासिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। तो ये सारे चीज ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जो कि लाइफ प्रोसेस 1 में समझे थे। तो अब ये जो कैरेक्टर है, जैसे आपने देखा है कोई पेरेंट्स जो होता है बहुत ज्यादा गोरा है तो उसके जो न्यू जनरेशन आते हैं, जो बच्चे होते हैं वो भी गोरे होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर चाइल्ड में आया है, नेक्स्ट जनरेशन में आया, ये क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है उसकी वजह से आता है। तो यही हमें बता रहा है कि पहले ये सारी चीजें समझो, फिर हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों को समझना था, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टेल द लाइफ प्रोसेस विच यू आइडेंटिफाइड। अगर आप इधर देखोगे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसके अंदर कौन कौन से लाइफ प्रोसेस आपको देखने मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। क्या बन रहा है? न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है।
तो अगर ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो यहाँ पे कौन सा लाइफ प्रोसेस आपको देखने मिल रहा है? ये रिप्रोडक्शन देखने मिल रहा है। क्या देखने मिल रहा है? रिप्रोडक्शन, यानी कि एक एग्जिस्टिंग पेरेंट था, उसके थ्रू एक नया इंडिविजुअल, एक नया आने वाला जनरेशन फॉर्म हो रहा है, तो ये लाइफ प्रोसेस क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। यहीं पे अगर आप देखोगे, दिस इज द hen हु इज लेइंग द एग। अब आपको एग से पता है कि न्यू जो जनरेशन है hen के वो मिलेंगे हम लोगों को, तो ये लाइफ प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? रिप्रोडक्शन इस तरीके का लाइफ प्रोसेस होता है जहां पे एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन का केसेस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रिप्रोडक्शन है। बेसिकली ये सेल डिवीजन भी आप इसको बोल सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देता है, लेकिन इस केस में ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बना, तो ही ऐसा देखने मिलेगा। क्या? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बना हुआ है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमेशा सेल डिवीजन जो करते हैं, दूसरा सेल बनाते हैं, वो सेल ही न्यू इंडिविजुअल होता है। बट जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन सिर्फ एक रास्ता है, एक रिप्रोडक्टिव सेल जनरेट करता है, जो सेल बाद में फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन से जो न्यू सेल बनता है वही एक न्यू ऑर्गेनिज्म होता है। बट जब मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होगा, वो सेल डिवीजन बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स जनरेट करते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो ये जो चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है, ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है और नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, और किस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है और एक प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट से एक न्यू बॉर्न बेबी बनता है। ये सारी चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दिया गया, पहले इसको भी हम लोग बता लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ ए स्पीसीज। मेंटेनेंस ऑफ ए स्पीसीज का मतलब यही होता है कि प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक नई लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म होते जाए, और इस तरीके से जो हमारा कंटिन्यूएशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अर्थ के ऊपर जो कंटिन्यूएशन है वो हमेशा के लिए क्या होते रहे? चलता रहे। इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ ए स्पीसीज। और एक प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स के अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते रहे। इसी चीज को बोला जाता है कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज, राइट? ओके। उसके बाद बोल रहा है वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज प्रोड्यूस इट। तो सबसे पहले देखो ये क्या बोल रहा है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे क्या वो एग्जैक्टली सेम होंगे जो प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल है? आंसर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर ये रिप्रोडक्शन देखो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल नहीं, जो न्यू बनते हैं, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी दिखते हैं अपने पेरेंट्स के। बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे दो गैमेट इन्वॉल्व होता है, और इसी वजह से यहाँ पे डीएनए मटेरियल जो होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने की वजह से यहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो हमेशा अपने पेरेंट्स से थोड़े से अलग होंगे, उनके अंदर वेरिएशंस होगा। तो ये एग्जैक्टली सेम होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड करता है कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन से वो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ है, राइट? ओके। हु डिटरमाइन वेदर द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट? ये रिप्रोडक्शन का मेथड डिसाइड करेगा। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इंडिविजुअल एग्जैक्टली सेम होगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इंडिविजुअल पूरी तरीके से आपको अलग देखने मिलेगा, कैरेक्टर कुछ कुछ सेम देखने मिल सकता है। ठीक है। What is the relation between the cell division and formation of new organism? क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि भाई सेल डिवीजन की वजह से एक न्यू रिप्रोडक्टिव सेल जनरेट होते हैं, और वो सेल जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो ये वही पूछ रहे हैं कि भाई सेल डिवीजन जो हो रहा है, सेल डिवीजन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म जो आ रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन? रिलेशन ये है कि सेल डिवीजन से बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स जनरेट होंगे। क्या होंगे? रिप्रोडक्टिव सेल जनरेट होंगे, और ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये हिस्सा लेंगे किसमें? फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन की वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे। और यही रिलेशन है एक रिप्रोडक्ट सेल डिवीजन और न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमको बात समझना है कि भाई हम लोग एग्जैक्टली क्या सीखना चाहते हैं। हम एग्जैक्टली यही सीखना चाहते हैं। ये चैप्टर आज तो फिलहाल इंट्रोडक्शन का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम ये एम को
समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हम लोगों को ये चैप्टर में पढ़ना है क्या है। तो हम लोगों को ये चैप्टर में यही पढ़ना है कि लाइफ को कंटिन्यूएशन रखने के लिए, स्पीसीज का कंटिन्यूएशन मेंटेन रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन से एक प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट से एक न्यू इंडिविजुअल बॉर्न होते हैं, और वो जो न्यू इंडिविजुअल बॉर्न हो रहे ये एग्जैक्टली पेरेंट्स के जैसे दिखेंगे या पेरेंट्स से पूरी तरीके से अलग होंगे, ये डिसाइड होता है कि मेथड जो रिप्रोडक्शन था वो कौन सा है। तो ये जो रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं दो, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल। ये दोनों को हम लोग डिटेल में इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है वही आप जो समझ रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, सेम स्पीसीज के बनते हैं। कहां से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। आया बात समझ में। तो क्या है, एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अगर एक ह्यूमन बींग है तो उससे जो चीज बनेगा वो भी ह्यूमन बींग होगा, वो कभी एनिमल या प्लांट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है। तो ये सेम स्पीसीज का मतलब होता है कि सेम टू सेम, अगर वो ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग बनेगा, राइट। सो formation of a new organism of same species from the existing organism is called as reproduction। तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये पेरेंट्स से प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसे एक न्यूबॉर्न बेबी आएगा, तो ये न्यूबॉर्न बेबी भी सेम स्पीसीज का होगा, यानी कि ह्यूमन बीइंग होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है जहां पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक फादर एक मदर। तो फादर से जो गैमेट आता है उसको स्पर्म सेल बोलते हैं, जो कि मियोसिस से बना हुआ है, मियोसिस सेल डिवीजन से बना हुआ है। और जो मदर से गैमेट आता है उसको एग सेल बोलते हैं, ये भी किससे बना हुआ है, मियोसिस से बना हुआ, जो मदर और फादर के पूरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो जब दो गैमेट इन्वॉल्व होता है और उससे एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which that involve the fusion of two gamete, a sex cell from each parent to produce a new organism। क्लियर। तो यहाँ पे जो सेक्स सेल है ये फादर के केस में स्पर्म होता है जो मियोसिस से बनता है, और मदर के केस में एग होता है जो भी किससे बनता है, मियोसिस से बनता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है वो देखने मिलता है। देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सारे चीजों को हम लोग डिटेल में एक एक करके, पहले हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में सीखेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर का मकसद क्या है समझ में आ है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, चीजें समझ में आई, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।